हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम मार्क नर्सिंग के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। फर्टिलाइजेशन होता क्या है, इसकी फिजियोलॉजी क्या होती है और इसमें कितने स्टेप्स होते हैं, कौन कौन सा स्टेप्स कैसे होता है, हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ में बच्चों हम फीमेल के जो सेकेंडरी oocyte होता है उसके स्ट्रक्चर को भी डील करेंगे और साथ ही साथ मेल स्पर्म के स्ट्रक्चर को समझेंगे और सीमन के कंपोजिशन को भी समझेंगे। तो अगर आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और भी नर्सिंग से रिलेटेड किसी भी सब्जेक्ट की स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स डाउनलोड करने हैं या एनाटॉमी फिजियोलॉजी या किसी भी चैप्टर के नोट्स चाहिए तो आपको हमारे एग्जाम मार्क ऐप पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट दें ताकि हम ऐसे और नए लेक्चर्स ला सकें। तो बिना किसी देरी के चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। देखते हैं फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है बच्चों? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इन विच ए स्पर्म सेल फ्यूजेस विद द मैच्योर oocytes। तो इसमें होता क्या है बच्चों? फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजोवन विद द mature ovum। fertilization is the process of fusion of the spermatozoon with the mature ovum। अब इसमें mature ovum की बात क्या हो रही है बच्चों कि जो सेकेंडरी oocytes होता है उसके साथ ये जाके क्या करता है, कंबाइन करता है और सेकेंड मियोटिक स्टेज जो होती है वो उसी टाइम कंप्लीट होती है और oocyte बनता है। उसके साथ जो मेल का स्पर्म होता है वो क्या करता है, फ्यूज करता है। इट बिगेन विद द स्पर्म एग कोलिजन एंड एंड विद द प्रोडक्शन ऑफ द मोनोन्यूक्लिएटेड सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, इसमें होता क्या है, स्पर्म जाता है सेकेंडरी oocyte के साथ क्या करता है, उसके सरफेस को टच करता है और उसमें कुछ चेंजेस आते हैं। फिर उसके बाद जो हेड होता है, नेक होता है स्पर्म का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू एंटर करता है एग के अंदर और फिर फ्यूज करते हैं हैप्लॉइड सेल। दो हैप्लॉइड सेल आपस में फ्यूज करते हैं और एक डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन कराते हैं जिसको हम जाइगोट बोलते हैं बच्चों। इट यूजुअली अकर इन द एम्पुला ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। और अगर हम लाइफ स्पैन की बात करें कि स्पर्म के वाइवलिटी पीरियड कितनी होती है, तो स्पर्म का जो वाइवल पीरियड होता है बच्चों वो 48 से 72 घंटे होता है। और अगर हम oocyte की बात करें तो 12 से 24 घंटे का होता है। इसका मतलब क्या होता है, एक बार जब ओव्यूलेशन हो जाता है बच्चों तो उसके 12 से 24 घंटे तक अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो ओवम क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। फर्दर वो फिर क्या कर सकता है, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में परफॉर्म नहीं कर सकता है। और वहीं हम बात करें बच्चों स्पर्म की तो 48 से 72 घंटे तक वो क्या होता है, वाइबल होता है, फर्टिलाइजेशन करने के कैपेबल होता है। तो ठीक, ये हो गया जनरल बातें फर्टिलाइजेशन के बारे में। जैसे आप इस डायग्राम में बच्चों ये स्पर्म देख रहे होंगे और लाखों स्पर्म क्या करते हैं, सेकेंडरी oocyte को रीच करते हैं। लेकिन उसमें से कुछ ही स्पर्म जो होते हैं बच्चों, जो जोना प्लेसूडा जो कि एक लेयर होती है सेकेंडरी oocyte के, उसके साथ क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं और सिंगल स्पर्म या एक स्पर्म होता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके सेल्स के सेकेंडरी oocyte के अंदर जा पाता है बच्चों। ठीक, तो उसके बाद फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट अब हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर स्पर्मेटोजोआ या हम स्पर्म सेल भी बोल सकते हैं इसको बच्चों। स्पर्म सेल को ही हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं। अब एक हम मैच्योर स्पर्म सेल की बात करें बच्चों तो उसमें क्या क्या होता है, एक हेड होता है, नेक होता है और टेल होता है। अब देखिए जो हेड वाला रीजन होता है बच्चों वो मेनली क्या क्या पाया जाता है, इसमें सेंट्रियोल पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है और एक्रोसोम पाया जाता है। न्यूक्लियस बच्चों ये क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, इसका मतलब इसमें 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। और एक्रोसोम जो होता है बच्चों इसमें कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि स्पर्म के मोटेलिटी के लिए, उसके कैपेसिटेशन के लिए और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को फैसिलिटेट करने के लिए कुछ एंजाइम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि आगे काम आते हैं। जैसे कि एक्रोसोमल रिएक्शन होता है फर्टिलाइजेशन के दौरान तो उसमें काम आते हैं। फिर यहां पर बच्चों आप सेंट्रियोल देख रहे होंगे। सेंट्रियोल जैसा कि हम जानते हैं सेल डिवीजन के वक्त क्या करता है, हेल्प करता है। फिर अगर हम नेक की बात करें तो इसको हम मिडिल पीस भी बोलते हैं बच्चों। और इसमें होता क्या है कि जो
माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है बच्चों। ये कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, ठीक। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है बच्चों या नेक का रीजन होता है वो क्या करता है, एक तरह का क्या बच्चों पावर हाउस होता है। जितनी भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है स्पर्म को वो कौन सिक्रीट करता है, नेक रीजन सिक्रीट करता है, क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है बच्चों। फिर हम आते हैं टेल पर, और टेल क्या है, इसका लॉन्गेस्ट पार्ट होता है स्पर्म का, और ये मेनली किस में हेल्प करता है बच्चों, मोबिलिटी में हेल्प करता है। नेक्स्ट अगर हम एक एक स्ट्रक्चर की बात करें, हेड की बात करें तो बच्चों इसका शेप फ्लैटेंड होता है, ओव्यूल एंड अबाउट 4 to 5 माइक्रोमीटर लॉन्ग होता है। इसमें कंपोनेंट क्या क्या पाए जाते हैं, तो सबसे पहला है बच्चों न्यूक्लियस, कंटेन हाईली कंडेंस्ड हैप्लॉइड डीएनए। ये याद रखिएगा कि हैप्लॉइड डीएनए होता है, इसमें 23 क्रोमोसोम होते हैं बच्चों। नेक्स्ट इसका क्या है, एक्रोसोम है, कैप लाइक स्ट्रक्चर कवरिंग द एंटीरियर 2/3 ऑफ द न्यूक्लियस, derived from the Golgi apparatus, contain enzyme like hyaluronidase, acrosin that help in the sperm penetrate the egg covering corona radiata and zona pellucida। तो जैसे मैंने बताया था बच्चों कि एक्रोसोम जो होता है उसके अंदर कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें दिया गया है हाइलोरोनिडेज दिया है, एक्रोसिन दिया है, प्रोटीएजेस कुछ होते हैं, कुछ इलास्टेजेस होते हैं जो एक्रोसोम के अंदर पाए जाते हैं। अब इनका काम क्या होता है, या फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है तो ये स्पर्म सेल को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं, मतलब सेकेंडरी oocyte के अंदर पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं ये एंजाइम्स। अब अगर हम इसका ये बच्चों डायग्राम है, ये आप इसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं और ये इसका साइड व्यू या लेटरल व्यू की बात हो रही है बच्चों, ठीक। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसके नेक के बारे में, शॉर्ट रीजन दैट लिंक्स हेड विद द टेल। तो जो नेक रीजन होता है बच्चों वो क्या करता है, हेड को टेल के साथ जोड़ने में हेल्प करता है। कंटेन सेंट्रियोल्स विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मिंग द फ्लैजिला टेल। अब नेक के अंदर बच्चों सेंट्रियोल्स भी पाए जाते हैं जो कि फ्लैजिला का फॉर्मेशन कराते हैं, जो कि जिससे क्या बनता है, टेल बनता है। इनिशिएटिंग द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। अब जो इसमें सेंट्रियोल पाया जाता है बच्चों वो क्या करता है, इनिशिएशन में हेल्प करता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद जो माइटोटिक डिवीजन होता है, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन होता है, उसमें ये सेंट्रियोल हेल्प करता है, जो कि यहाँ पर हेड और नेक के बीच में क्या है, प्लेस्ड होता है बच्चों। अब हम लास्ट स्ट्रक्चर टेल की बात करते हैं। तो इसमें 3 पीस होते हैं बच्चों, एक मिडिल पीस होता है, दूसरा प्रिंसिपल पीस होता है और तीसरा एंड पीस होता है। अब हर एक पीस का अपना स्पेशल क्या होता है बच्चों, फंक्शन होता है। तो अगर हम मिडिल पीस की बात करें तो कंटेन न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया अरेंज स्पायरली अराउंड द एक्सोन, प्रोवाइड एटीपी एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट। अब ये मिडिल पीस किसकी बात हो रही है बच्चों, यहाँ पर नेक रीजन की बात हो रही है। तो अगर दूसरा फिर प्रिंसिपल पीस की बात करें, लॉन्गेस्ट सेगमेंट ऑफ टेल कंटेन एक्सोनीम माइक्रोट्यूब्यूल स्ट्रक्चर एंड फाइब्रस सेथ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोटेलिटी। प्रिंसिपल सेट मतलब टेल का जो मेन हिस्सा होता है या मेन पार्ट होता है या लॉन्गेस्ट पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल पार्ट बोलते हैं। अब प्रिंसिपल पार्ट में बच्चों क्या होता है, सेंट्रियोल होता है या माइक्रोट्यूब्यूल होता है, जो कि 9+2 का अरेंजमेंट होता है बच्चों, ठीक। ये आप सेल वाले चैप्टर में पढ़े होंगे कि ये 9+2 अरेंजमेंट क्या होता है, ठीक। ये क्या करते हैं, फ्लैजिला का फॉर्मेशन कराने में बच्चों हेल्प करते हैं, कुछ इस तरह से इससे कनेक्टेड होता है। और ये क्या कराता है बच्चों, सेंट्रियोल का फ्लैजिला का फॉर्मेशन कराने में हेल्प करता है। और इसमें फाइब्रस सीथ भी पाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल और फाइब्रस सीथ दोनों पाया जा रहा है, किसमें, प्रिंसिपल पीस में। और एंड पीस की बात करें, थिन टर्मिनल पार्ट कंटेन ओनली एक्सोनीम सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यहां पर बच्चों माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट था, यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल प्रेजेंट है। प्रिंसिपल पीस में फाइब्रस सीथ प्रेजेंट था, लेकिन टेल में या एंड पीस में बच्चों फाइब्रस सीथ नहीं प्रेजेंट है, ठीक। तो ये हो गया डिफरेंस इसके टेल में के प्रिंसिपल पार्ट में और कौन से पार्ट में बच्चों, एंड पीस में। अब हम कंपोजिशन की बात करते हैं कि सीमन का कंपोजिशन क्या होता है। अब अगर हम सीमन की बात करें तो उसमें बच्चों 90 से 95% सेमाइनल प्लाज्मा होता है, जो कि क्या करता है, एक ग्राउंड सब्सटेंस का काम करता है।
सब मतलब जो स्पर्म के सेल्स होते हैं एक प्लाज्मा, या जैसे ब्लड में बच्चों प्लाज्मा होता है उसी तरह स्पर्म में समाइनल प्लाज्मा होता है, और 5 से 10% क्या होते हैं, स्पर्म के सेल होते हैं। अब ये समाइनल प्लाज्मा किस किस से बनता है बच्चों? सबसे पहला है समाइनल वेसाइकल के सिक्रीशन से, जो कि 60 से 70% कंट्रीब्यूट करता है, और इसके इसेंशियल कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, जैसे कि फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन और फाइब्रोनोजन लाइक प्रोटीन। अब देखिए फ्रक्टोज का काम क्या है बच्चों, ये एनर्जी सोर्स है किसके लिए, स्पर्म के लिए, जो कि बेहद ही जरूरी होता है, क्योंकि स्पर्म क्या है बच्चों, हाईली मोटाइल है, तो उसके लिए एटीपी की जरूरत पड़ती है, और ये एटीपी कहां से बनती है, इसी फ्रक्टोज से बन रही होती है। दूसरा है बच्चों प्रोस्टाग्लैंडिन, हेल्प इन द स्पर्म ट्रांसपोर्ट बाय स्टिमुलेटिंग कॉन्ट्रैक्शन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में, क्योंकि यही प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करते हैं, जाके बाइंड करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के रिसेप्टर के साथ, और उसमें एक ऐसा मूवमेंट कराते हैं जिससे फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या करता है, जो सीमन होता है या समाइनल स्पर्म होते हैं या सीमन होता है उसको सकिंग मूवमेंट करवाता है। मतलब ये प्रोस्टाग्लैंडिन जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के कुछ जहां पर इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे वहां पर जाके क्या करेगा, बाइंड करेगा, और ऐसा मूवमेंट कराएगा कि जो सीमन प्रेजेंट है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में वो उसको क्या करे, सक कर सके, मतलब अंदर ले सके बच्चों। ठीक, तो ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन का। फिर फाइब्रिनोजन लाइक प्रोटीन्स हेल्प सीमन कोगुलेशन आफ्टर इजैकुलेशन। अब फाइब्रिनोजन लाइक प्रोटीन में बच्चों क्या आता है, कोएगुलेज आता है, कोएगुलेज आता है। इसका क्या फंक्शन होता है हम आगे देखेंगे, ये आप याद रखिएगा। ये किसका सिक्रीशन है, सिक्रीशन है समाइनल वेसाइकल का, और कोएगुलेज का फंक्शन क्या होता है ये भी देखेंगे। दूसरा मेन कंपोनेंट होता है बच्चों सीमन का, वो किससे सिक्रीट होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड से, जिसका परसेंटेज 20 से 30% होता है। अब इसमें कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम जैसे कि लिक्विफाई सीमन आफ्टर इजैकुलेशन। अब देखिए जो कोगुलेज था बच्चों, वो क्या करता है, कोगुलेज था, ये क्या करता है, सीमन को कोगुलेट कर देता है, कोगुलेट कर देता है इजैकुलेशन के बाद, आफ्टर इजैकुलेशन। देखिए जब सीमन क्या होता है, इजैकुलेट होता है, तो जो एंजाइम प्रेजेंट होता है, फाइब्रिनोजन लाइक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे कोगुलेज हो गया, ये क्या करता है, इजैकुलेशन के बाद सीमन को कोएगुलेट कर देता है। अब ये कोगुलेट क्यों करता है, आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अब प्रोस्टेट ग्लैंड में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो उसी कोगुलेटेड सीमन को क्या करते हैं, दोबारा लिक्विफाई करते हैं। सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है बच्चों, ये एक तरह का न्यूट्रिशन का काम करता है। जिंक स्टेबलाइज करता है किसके, डीएनए को। फॉस्फेट एंड कैल्शियम सपोर्ट स्पर्म मोटेलिटी एंड फंक्शन। अब कैल्शियम और फॉस्फेट क्या करते हैं, स्पर्म के मोटेलिटी को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं बच्चों। ठीक, तीसरा क्या है सिक्रीशन, बल्बो यूरेथ्रल सिक्रीशन होता है, या काउपर्स ग्लैंड सिक्रीशन होता है, जो कि 5% होता है बच्चों। इसमें क्लियर म्यूकस लाइक फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि ल्यूब्रिकेट यूरेथ्रा एंड न्यूट्रलाइज एसिडिक ट्रेस ऑफ यूरिन। अब ये क्या करता है, यूरेथ्रा को क्या करता है बच्चों, इजैकुलेशन से पहले क्या करता है, मॉइस्चराइज कर देता है, जिससे कि वो क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, जो एसिडिक ट्रेस होता है किसका, यूरिन का, उसको क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके, ताकि इजैकुलेशन के टाइम पे जो सीमन बाहर निकलेगा उसमें कोई हैम्पर ना हो, उसका केमिकल नेचर क्या हो बच्चों, प्रिजर्व रह सके। ठीक, तो ये सीमन के बारे में हो गया, उसके कंपोनेंट्स के बारे में हो गया, स्पर्म के बारे में हो गया। अब हम सेकेंडरी oocyte के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। अब सेकेंडरी oocyte क्या है बच्चों, द सेकेंडरी oocyte इज द फीमेल गेमेट दैट इज रिलीज्ड एट द ओव्यूलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल ऑफ द ओवरी। देखिए जब ओव्यूलेशन होता है बच्चों, तो ग्राफियन फॉलिकल से जो निकलता है, जो मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल होता है, उस ओव्यूलेशन के दौरान जो उससे कंपोनेंट निकलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी oocyte बोलते हैं बच्चों। इट इज अ लार्ज नॉन मोटाइल हैप्लॉइड सेल, 120 माइक्रोमीटर बच्चों इसका क्या होता है, डायमीटर होता है। ये लार्जेस्ट क्या है बच्चों, सेल भी इसको कहा जाता है, लार्जेस्ट ह्यूमन सेल भी कहा जाता है। अरेस्टेड इन मेटाफेज सेकंड, ये आप याद रखिएगा, मियोटिक सेकंड के मेटाफेज सेकंड स्टेज पर बच्चों क्या होता है, मियोसिस सेकंड के मेटाफेज सेकंड स्टेज पर ये क्या होता है, अरेस्टेड
होता है बच्चों। ठीक, अब इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं हम एक बार देख लेते हैं। तो कंपोनेंट में बच्चों प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जिसको हम ऊलेमा भी बोलते हैं। तो आप इस डायग्राम में प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख रहे होंगे बच्चों, ये इसका क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। दूसरा है बच्चों जोना प्लेसूडा। तो ये है बच्चों जोना प्लेसूडा की लेयर है। जो आउटर लेयर होती है वो जोना प्लेसूडा होती है और इनर लेयर बच्चों ऊलेमा होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी उसको हम कहते हैं। फिर कोरोना रेडिएटा, जिस साइड में आपको ये सेल्स दिख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, कोरोना रेडिएटा के सेल्स होते हैं। और इनका काम क्या होता है, ये एक तरह का बच्चों न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं किसको, oocytes को। oocytes को क्या करते हैं बच्चों, सपोर्ट देते हैं, उसके न्यूट्रिशनल सपोर्ट देते हैं। फिर चौथा है साइटोप्लाज्म। ये अंदर जो आपको दिख रहा है ये बच्चों क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस होता है जिसको हम जर्मिनल वेसिकल बोलते हैं और एक पोलर बॉडी होती है इसी सेल्स के अंदर। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर के बारे में हो गया बच्चों जो कि सेकेंडरी oocyte का है। इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जोना प्लेसूडा, कोरोना रेडिएटा, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और पोलर बॉडी होती है बच्चों। अब नेक्स्ट हम इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो द आउटर मोस्ट सेल मेम्ब्रेन of the oocyte surrounded by the cytoplasm. Zona pellucida क्या है बच्चों, a thick glycoprotein layer surrounding the plasma membrane जिसपे ZP1, ZP2 एंड ZP रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं बच्चों। और इन रिसेप्टर का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है बच्चों, किसमें, इंपॉर्टेंट रोल इन फर्टिलाइजेशन। ठीक, ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फर्टिलाइजेशन में। इसको हम आगे देखेंगे कि इनका रोल कैसे होता है और ये कैसे काम करते हैं। स्पीसीज स्पेसिफिक स्पर्म बाइंडिंग इनिशिएट एक्रोसोम रिएक्शन इन द स्पर्म, प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब देखिए जो ये रिसेप्टर होते हैं बच्चों, जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा ZP1 रिसेप्टर, ZP2 रिसेप्टर एंड ZP रिसेप्टर। अब इनका रोल क्या होता है बच्चों, ये सिर्फ मेल ह्यूमन स्पर्म के साथ ही बाइंड करते हैं, ह्यूमन स्पर्म के साथ ही बाइंड करते हैं। ओनली बाइंड विथ ह्यूमन स्पर्म, ओनली बाइंड विथ ह्यूमन स्पर्म। ठीक, तो इससे होता क्या है बच्चों, इससे क्रॉस स्पेसीज जो फर्टिलाइजेशन होता है उसको क्या किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है। ठीक, अगर ये रिसेप्टर्स ना प्रेजेंट हो तो कोई भी स्पर्म क्या कर सकता है, उसके साथ बाइंड कर सकता है। लेकिन जो स्पर्म होता है बच्चों उसके भी हेड पर क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो इन्हीं रिसेप्टर के साथ जाके क्या करते हैं, बाइंड करते हैं और इंश्योर करते हैं कि सिर्फ जो ह्यूमन स्पर्म है वो सेकेंडरी oocyte के साथ क्या हो सके, कंबाइन हो सके बच्चों। ठीक, और ये एक्रोसोमल जो रिएक्शन होता है, अब ये क्या होता है हम आगे देखेंगे, और उसमें भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं और पॉलीस्पर्मी को भी प्रिवेंट करते हैं। अब ये पॉलीस्पर्मी क्या होता है बच्चों, पॉलीस्पर्मी का मतलब होता है जब एक से ज्यादा स्पर्म सेल क्या करते हैं, सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज कर जाते हैं तो उसको हम पॉलीस्पर्मी कहते हैं। लेकिन जो जोना प्लेसूडा होता है बच्चों वो क्या करता है, पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है। ठीक, तो आप 3-4 बातें याद रखेंगे। ये सिर्फ इंश्योर करते हैं कि ह्यूमन स्पर्म सेल क्या करे, सेकेंडरी oocyte के साथ फ्यूज हो। दूसरा बच्चों ये क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन में, जो कि क्या है, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। तीसरा है बच्चों प्रिवेंट पॉलीस्पर्मी, पॉलीस्पर्मी को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं कोरोना रेडिएटा, जो आउटर लेयर में बच्चों नंबर ऑफ सेल्स की लेयर प्रेजेंट थी उसको कहते हैं। ठीक, और ये किससे, फॉलिकुलर ग्रैनुलोसा सेल सराउंडेड बाय द जोना प्लेसूडा प्रोवाइड नरिशमेंट एंड प्रोटेक्शन टू द oocyte। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था बच्चों, फर्स्ट बैरियर दैट स्पर्म मस्ट पेनिट्रेट ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन। और ये पहला बैरियर होता है बच्चों जो फर्टिलाइजेशन के दौरान स्पर्म क्या करता है, पेनिट्रेट करता है। ठीक, साइटोप्लाज्म होता है रिच इन न्यूट्रिएंट्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एंड मैटरनल mRNA सपोर्ट अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट बिफोर इम्प्लांटेशन। अब साइटोप्लाज्म क्या करता है बच्चों, अर्ली जो जैसे जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो इम्प्लांटेशन बच्चों उसके लगभग 6 से 7 दिन बाद होता है, लेकिन तब तक क्या होता है, सेल डिवीजन जाइगोट में होता रहता है। तो उस सेल डिवीजन के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो साइटोप्लाज्म ही क्या करता है, मीट कराता है या देता है बच्चों। फिर न्यूक्लियस होता है जो कि हैप्लॉइड है 23+X या
एक्स ही होता है, फीमेल में सिर्फ एक्स होता है और मेल में 23x या y हो सकता है बच्चों। अब हम बात करते हैं स्टेप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की। तो यहां से बच्चों एक्चुअल फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होता है कि फर्टिलाइजेशन होता क्या है, उनमें क्या स्टेप्स होते हैं। तो पहला स्टेप है बच्चों स्पर्म ट्रांसपोर्ट, जिसको हम इजैकुलेशन के थ्रू या सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू क्या कर सकते हैं बच्चों, ये ट्रांसपोर्टेशन होता कैसा है बच्चों, इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है और फिर क्या होता है, जो मेल है वो क्या करता है बच्चों, इजैकुलेट करता है, इजैकुलेट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या करता है बच्चों, इजैकुलेट करता है। ठीक, तो ये पहला स्टेप होता है बच्चों स्पर्म में फर्टिलाइजेशन का। दूसरा है बच्चों कैपेसिटेशन। अब कैपेसिटेशन का मतलब क्या होता है, स्पर्म बच्चों खुद को क्या करता है, प्रिपेयर करता है, स्पर्म प्रिपेयर फॉर द फर्टिलाइजेशन, और सेकंड स्टेप, तीसरा स्टेप बच्चों कांटेक्ट एंड रिकॉग्निशन। इसमें क्या करता है, स्पर्म के ऊपर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो कि जोना प्लासूडा के रिसेप्टर के साथ क्या करते हैं बच्चों, बाइंड करते हैं और ये उसके कांटेक्ट में आते हैं और उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। फिर इनिशिएट होता है बार, इसके बाद बच्चों एक्रोसोमल रिएक्शन। एक्रोसोमल रिएक्शन में क्या होता है, कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं बच्चों, किससे, एक्रोसोम से, जो कि क्या करते हैं, जोना प्लासूडा को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं और स्पर्म के हेड को प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, उसके साथ बाइंड करने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद बच्चों फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन है, स्पर्म की मेम्ब्रेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या करती हैं, फ्यूज करती हैं। फिर कॉर्टिकल रिएक्शन स्टार्ट होता है। इससे क्या होता है बच्चों, ये कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं जो कि जब फ्यूज करती है स्पर्म की मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रिएक्शन होता है जिससे पॉलीस्पर्मी क्या होती है बच्चों, प्रिवेंट होती है। फिर एक्टिवेशन ऑफ एग होता है। जब एक बार स्पर्म का हेड एंटर कर जाता है किसमें बच्चों, स्पर्म का या जेनेटिक मटेरियल एंटर कर जाता है किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, फिर एक्टिवेशन ऑफ एग हो जाता है। एक्टिवेशन ऑफ एग का मतलब क्या होता है, जो मेटाफेज सेकंड ऑफ मियोसिस सेकंड फेज पे मियोसिस सेकंड जो रुकी हुई होती है बच्चों, वो कंप्लीट हो जाती है और oocyte का फॉर्मेशन हो जाता है और सेकंड पोलर बॉडी बन जाती है। फिर फॉर्मेशन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस। प्रोन्यूक्लियस क्या होता है बच्चों, जो मेल का हेड, स्पर्म का हेड होता है, उसी को हम प्रोन्यूक्लियस बोलते हैं बच्चों। फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियस विथ फीमेल oocyte या फीमेल हैप्लॉइड न्यूक्लियस, उसको हम सिनगैमी भी बोलते हैं बच्चों। ठीक, तो टोटल 9 स्टेप होते हैं किसमें, फर्टिलाइजेशन के। तो सबसे पहले स्टेप की बात करें, अब आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे कि कैसे क्या हो रहा है बच्चों। ठीक, तो यहां पर आप सबसे पहला स्टेप देख रहे होंगे, स्पर्म मेक द कॉन्टेक्ट विद द एग। ठीक, तो इस स्टेप में क्या होता है, अब देखिए एक बार मैं फिर से समझा देता हूं, फिर इस डायग्राम पे मैं आता हूं। ठीक, तो सपोज करिए बच्चों ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है। ठीक, ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है। डायग्राम थोड़ा ये बच्चों क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है। ठीक, तो सबसे पहले होता क्या है, स्पर्म रिप्रोडक्टिव ट्रैक में क्या होते हैं, इजैकुलेट होते हैं। ठीक, स्पर्म क्या होते हैं, इजैकुलेशन के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में आते हैं। अब यहां पर बच्चों क्या होता है, कुछ एंजाइम काम करता है जो कि क्या, कोएगुलेज की हमने बात की थी। ठीक, तो कोएगुलेज क्या करता है, जो सीमन यहां पर इजैकुलेट हुआ है उसको क्या करता है, कोएगुलेट कर देता है, कोएगुलेट कर देता है। तो कोएगुलेशन से क्या होता है, जो ये स्पर्म है वो वजाइनल वॉल के साथ क्या करते हैं बच्चों, बाइंड कर लेते हैं।
ठीक, यहाँ पर क्या करते हैं, ये बाइंड कर लेते हैं। और जो बाइंड नहीं करते हैं वो क्या करते हैं बच्चों, वजाइना से सीक्रेट आउट हो जाते हैं या बाहर निकल जाते हैं, फ्लश आउट हो जाते हैं, किससे, वजाइना से। लेकिन कुछ स्पर्म के सेल क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर बाइंड कर लेते हैं, जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ बच्चों। ठीक, कुछ स्पर्म के सेल बाइंड कर देते हैं और जो बाइंड नहीं करते वो बाहर आ जाते हैं वजाइना के ओपनिंग के थ्रू। अब इसके बाद क्या होता है, एक एंजाइम होता है फाइब्रोलेसिन। अब ये फाइब्रोलेसिन क्या करता है, फाइब्रोलेसिन इसको दोबारा क्या करता है बच्चों, लिक्विफाई करता है। जो स्पर्म होते हैं उनको दोबारा लिक्विफाई करता है, और इसमें जो सीमन में प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट था वो जाके यहाँ पर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, उन रिसेप्टर के साथ क्या करते हैं बच्चों, बाइंड कर लेते हैं। अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो क्या कराते हैं, मूवमेंट कराते हैं बच्चों, इसमें रिथमिक मूवमेंट कराते हैं। तो इस रिथमिक मूवमेंट से होता क्या है, ये रिथमिक मूवमेंट सक करते हैं बच्चों, किसको, स्पर्म को, सक स्पर्म सेल इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक। अब ये स्पर्म सेल जो प्रोस्टाग्लैंडिन यहां पर क्या हुआ, बाइंड किया। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करा रहे हैं बच्चों, रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हैं। तो उस रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन से जो स्पर्म यहां पर प्रेजेंट है वो क्या करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक, तो सपोज करिए यहां पर ये क्या करते हैं, एंटर कर जाते हैं बच्चों स्पर्म के सेल। फिर इसमें मूवमेंट होता है और ये यहां तक एम्पुला वाले रीजन तक पहुंचते हैं, जहां पर बच्चों क्या प्रेजेंट होता है, एग प्रेजेंट होता है। अब इसमें हमने क्या पढ़ा था, कैल्शियम और फॉस्फेट पढ़ा था बच्चों। ठीक, क्या पढ़ा था, कैल्शियम और फॉस्फेट पढ़ा था। अब ये कैल्शियम और फॉस्फेट क्या करते हैं, स्पर्म के मोटेलिटी को क्या करते हैं बच्चों, बढ़ा देते हैं। ठीक, अब इसी के दौरान क्या होता है, कैपेसिटेशन होता है। जब स्पर्म मूवमेंट करता है कहां पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जब पहुंचता है तो उसी के दौरान क्या होने लगता है, कैपेसिटेशन होने लगता है। अब ये कैपेसिटेशन क्या होता है हमने देखा था बच्चों, एक बार हम उसको देख लेते हैं, कैपेसिटेशन क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप हमने पढ़ लिया क्या, इजैकुलेशन या ट्रांसपोर्टेशन, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में जो स्पर्म था वो क्या हो गया, आ गया। अब दूसरा स्टेप क्या था बच्चों, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन में क्या होता है, स्पर्म खुद को प्रिपेयर करता है कि वो जाके सेकेंडरी oocyte के साथ बाइंड कर सके। अब कैपेसिटेशन के दौरान होता क्या है बच्चों, आप देखेंगे ये क्या है, इजैकुलेटेड स्पर्म है बच्चों। ठीक, इसमें होता क्या है, जो इसका हेड होता है बच्चों उस पे वेरियस तरह के क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक, क्या होते हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जिन रिसेप्टर्स की उसको जरूरत नहीं पड़ती वो उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है। ठीक, क्या करता है, रिमूव कर देता है, और वो कुछ इस तरह से बन जाता है, मतलब कैपेसिटेटेड हो जाता है। आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे ये जैसे है, और ये क्या है बच्चों, सॉरी ये नॉर्मल है, नॉन कैपेसिटेटर, और ये कैपेसिटेटेड स्पर्म सेल है। तो कैपेसिटेशन में होता क्या है कि सपोज करिए ये हेड है, मेरा हेड क्या है, स्पर्म का हेड सपोज करिए, तो इससे जितने बाल हैं अगर मैं उसको उड़ा दूं तो वो क्या हो गया, कैपेसिटेशन हो गया। ठीक, तो कैपेसिटेशन में ठीक इसी तरह से कुछ होता है, इस पे जो ग्लाइकोप्रोटीन, एंजाइम, प्रोटीओन्यूक्लियस जो भी प्रेजेंट है उसको क्या करता है, हटा देता है। ठीक, तो उससे क्या होता है, कैपेसिटेशन होता है। एक बार थ्योरी वाले पोर्शन में देख लीजिए, ए फिजियोलॉजिकल चेंज स्पर्म अंडरगो इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक दैट टेक 5 to 7 आवर। अब ये कैपेसिटेशन होने में लगभग 5 से 7 घंटे लग जाते हैं बच्चों। इट इन्वॉल्व रिमूवल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन कोड, कोलेस्ट्रॉल एंड सेमाइनल प्रोटीन फ्रॉम द स्पर्म बाय द एंजाइम प्रेजेंट इन द यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब। अब ये कैपेसिटेशन हो कहाँ रहा है, जब एक बार स्पर्म सेल कहाँ पहुंच जा रहा है बच्चों, यूट्रस में पहुंच जा रहा है, और कहाँ पहुंच जा रहा है,
फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट हो रहा है। ठीक, तो सपोज करिए ये स्पर्म सेल कहाँ पहुंच गया है, यहाँ पर पहुंच गया। अब यहीं से इसका क्या हो जाता है, कैपेसिटेशन स्टार्ट हो जाता है। कैपेसिटेशन में होता क्या है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन की कोट होती है, कोलेस्ट्रॉल की कोट होती है, सेमाइनल प्रोटीन होता है, वो क्या करता है, रिमूव कर देता है स्पर्म के हेड से। दिस रिमूवल प्रिपेयर द स्पर्म फॉर द एक्रोसोमल रिएक्शन, इनेबल स्पर्म टू पेनेट्रेट द जोना प्लेसूडा ऑफ द ओवम। इट आल्सो हेल्प द स्पर्म to become hypermotile, wipe-like motion and allowing it to move rapidly through the fallopian tube reach the oocyte। ठीक, तो कैपेसिटेशन में ये होता है बच्चों। ठीक, तो एक बार हम अब इस डायग्राम से देखते हैं। ठीक, सपोज करिए जो दूसरा स्टेप था बच्चों वो क्या हो गया, कैपेसिटेशन हो गया। ठीक, तो कैपेसिटेशन के बाद क्या होता है, अब ये क्या है, सेकेंडरी oocyte है। अब सेकेंडरी oocyte के इर्द गिर्द बच्चों क्या प्रेजेंट था, ग्रैनुलोसा सेल्स प्रेजेंट थी। ठीक, अब ये ग्रैनुलोसा सेल्स को पेनिट्रेट करके ये स्पर्म क्या करते हैं, इसके कांटेक्ट में आ जाते हैं। ठीक, जैसे आप यहां पर देख रहे होंगे ये क्या हो रहा है, जोना प्लेसूडा के कांटेक्ट में आ रहा है। अब ये कांटेक्ट में कैसे आता है, यहां पर जो हमने बात की थी जेडपी रिसेप्टर की बच्चों। ठीक, तो ऐसे कुछ रिसेप्टर स्पर्म के हेड पर जो एक्रोसोम वाला पार्ट होता है उस पे प्रेजेंट होते हैं, फिर वो आके जेडपी रिसेप्टर से क्या करते हैं, बाइंड कर जाते हैं बच्चों। अब बाइंड होने के बाद एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। एक्रोसोमल रिएक्शन में होता क्या है, जो जोना प्लेसूडा की लेयर है बच्चों वो क्या होती है, ऐसे कुछ ब्रेक हो जाती है। क्या होती है बच्चों, ब्रेक हो जाती है, मतलब जगह जगह पर ऐसे पेनिट्रेशन हो जाता है किसके, जोनो प्लेसूडा की लेयर में, ताकि जो स्पर्म का सेल है वो क्या कर सके, एंटर कर सके किसमें बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। अब जब वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आ जाता है बच्चों, अब ये पेनिट्रेशन कैसे होता है, इसमें कुछ हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एक्रोसोमल एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि रिएक्ट करते हैं बच्चों किसके साथ, जोना प्लेसूडा के साथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोसोमल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक, तो उससे क्या होता है, पेनिट्रेशन होता है जोना प्लेसूडा की लेयर में। ठीक, तो उससे पेरीविटेलिन स्पेस, ये क्या है बच्चों, पेरीविटेलियन स्पेस होता है, इसमें क्या करता है, स्पर्म इंटर करता है। अब आता है कहां पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे आ जाता है बच्चों। ठीक, क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे आ जाता है। अब जब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे आता है तो सपोज करिए ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस है जिसको हम ऊलेमा कहते हैं। अब जब ये स्पर्म का हेड क्या करेगा, इसके साथ ऐसे बाइंड करेगा, ये इसका टेल हो गया। ठीक, ऐसे कुछ होता है। तो जब ये स्पर्म के हेड के साथ बाइंड करता है तो इसमें क्या होता है, एक रिएक्शन होता है, इससे क्या होता है, जो बाहर से बच्चों सोडियम का इन्फ्लक्स होने लगता है किसके, इसके अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर सोडियम का इफ्लेक्स होने लगता है। तो ये क्या करता है, ये एक सिग्नलिंग का काम करता है कि कोई एक स्पर्म सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे बाइंड कर चुका है। तो जब बाहर से सोडियम का सेल बच्चों सोडियम आने लगता है अंदर, तो ये क्या करता है, एक पॉजिटिव चार्ज यहां पर बना लेता है, ऐसे पॉजिटिव चार्ज बना लेता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों बनता है बच्चों, ये पॉलीस्पर्मी को क्या करता है, प्रिवेंट करता है। मतलब एक सेल जब बाइंड किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन होती हैं उसके साथ, तो फिर प्रोटीन क्या करते हैं, उससे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सोडियम का क्या होने लगा, इन्फ्लक्स होने लगा, मतलब बाहर से सोडियम साइटोप्लाज्म में जाने लगा। ठीक, तो इससे क्या होता है, एक पॉजिटिव लेयर बन जाती है और इसको हम क्या बोलते हैं, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। ठीक, तो अब इतना पढ़ लिए। अब हम आगे देखते हैं इसके आगे क्या होता है। क्या हुआ, जोना प्लेसूडा के साथ आके बाइंड किया स्पर्म, एक्रोसोमल रिएक्शन हुआ। एक्रोसोमल रिएक्शन ने क्या किया, सेल को स्पर्म को पेरीविटेलियन स्पेस में आने दिया। पेरीविटेलियन स्पेस में जब आया तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन प्रेजेंट था वो क्या किया, स्पर्म उस पे जाके क्या किया, बाइंड किया। जब स्पर्म उस पे जाके बाइंड करता है तो सोडियम चैनल क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, जिससे सोडियम का इन्फ्लक्स कहाँ, साइटोप्लाज्म में होने लगता है, जिससे एक पॉजिटिव चार्ज की क्या बन रही है, लेयर बन रही है बच्चों। ये क्या कर रही है,
फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी कर रही, मतलब और स्पर्म सेल को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करने में रोक रही, बाइंड करने से रोक रही। इसको हम फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी कहते हैं बच्चों। हमने स्पर्म ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया था और कैपेसिटेशन भी पढ़ लिया था। फिर हमने ये देखा था कि कैसे होता है कैपेसिटेशन। नेक्स्ट हम कॉन्टेक्ट एंड रिकॉग्निशन। कॉन्टेक्ट एंड रिकॉग्निशन वही बच्चों, जोना पेलुसिडा मेनली ग्लाइकोप्रोटीन ZP3, मतलब ये सपोज करिए सेल है तो जोना पेलुसिडा की लेयर पे ऐसे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ZP3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। इससे क्या करता है, स्पर्म बाइंड करता है बच्चों। स्पर्म जो क्या करता है, बाइंड करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्ट एंड रिकॉग्निशन बोलते हैं। अब जब एक बार बाइंड कर लेता है तो उसके बाद एक्रोसोमल रिएक्शन स्टार्ट होता है जिससे जोना लिसिन, हाइड्रोनिलिडेज, ट्रिप्सिन लाइक सब्सटेंस एंड एक्रोसोमल कैप क्या करता है, ब्रस्ट हो जाता है और इससे ये हार्मोन क्या होते हैं, ये एंजाइम्स क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। ये क्या करते हैं, जोना पेलुसिडा को पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक, फिर एक बार जब वो पेनिट्रेट कर जाता है तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर होती है बच्चों वहां पर पहुंचता है। अब सेल क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ क्या करता है, फ्यूज करता है। अब जब फ्यूज करता है बच्चों तो उससे होता क्या है, जो हेड और नेक, हेड एंड नेक वाला पार्ट होता है बच्चों, वो क्या करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज करता है बच्चों। ठीक, अब ये फ्यूजन का जब प्रोसेस होता है तो उसमें दो चीजें होती थी। एक हमने बात किया था पहला फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, फास्ट ब्लॉक, एक सेकेंड, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, ठीक। तो जैसे ही बच्चों क्या होता है, स्पर्म का सेल, स्पर्म का हेड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर अटैच होता है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सोडियम चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि ओपन होते हैं। और सोडियम चैनल क्या होता है, इस सेल्स के अंदर आके पॉजिटिव चार्ज बनाने लगता है और ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि कोई और स्पर्म क्या ना कर सके, एंटर ना कर सके किसके अंदर, सेल्स के अंदर। फिर बच्चों कॉर्टिकल रिएक्शन होता है। सून आफ्टर द स्पर्म फ्यूजन द एग रिलीज कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स एक्सोसाइटोसिस in the space below the zona pellucida. This make the zona pellucida hardened, followed by blocking of the oolemma thus preventing entry of the additional sperm. It ensure monospermy, only one sperm fertilize the egg and thus preventing polyspermy। ठीक, अब देखिए कॉर्टिकल रिएक्शन में बच्चों दो चीजें होती हैं, एक तो होता है फास्ट ब्लॉक, एक होता है स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। तो जो रिलीज कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो रिलीज हो रहे हैं बच्चों, ये स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी में आते हैं, स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी, ठीक। अभी होता कैसे है, ये दूसरा स्टेप है और पहला क्या था बच्चों, पहला था फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। ठीक, तो कॉर्टिकल रिएक्शन में आप दो रिएक्शन याद रखेंगे, फास्ट ब्लॉक पॉलीस्पर्मी और स्लो ब्लॉक पॉलीस्पर्मी। ठीक, तो फास्ट पहले में क्या होता है, सोडियम सेल क्या करते हैं, एंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म। ठीक, तो एक ये पॉजिटिव, सपोज करिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो उसके नीचे बच्चों पॉजिटिव चार्ज की एक ऐसे लेयर बना लेते हैं। दूसरा होता है, दूसरे में क्या होता है, जब स्पर्म क्या होता है साइटोप्लाज्म में एंटर कर जाता है तो उसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है उससे कैल्शियम क्या होता है, रिलीज होता है बच्चों। ठीक, कैल्शियम रिलीज होता है तो ये कैल्शियम रिलीज क्या करता है, इसको क्या करता है बच्चों, प्रमोट करता है। कैल्शियम रिलीज क्या करता है, प्रमोट करता है कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स के रिलीज में। अब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स कहाँ से रिलीज होते हैं, सेल्स के अंदर से रिलीज होते हैं और वो जाके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होके जो जोना पेलुसिडा की लेयर है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर है उसको क्या करते हैं, हार्डेंड कर देते हैं। तो हार्डेंड करने से क्या होता है, पॉलीस्पर्मी प्रिवेंट हो जाती है और इससे एंश्योर होता है कि सिर्फ एक सिंगल सेल स्पर्म का क्या सके, फ्यूज हो सके किसके साथ, सेल्स के साथ। ठीक,
तो जैसे आप देख रहे होंगे ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं और जो कि क्या हो रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो रहे हैं बच्चों, ठीक, फ्यूज होके ये इसको हार्डेंड कर दे रहे हैं, हार्डेंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स निकलते कैसे हैं, इनको कैल्शियम क्या करता है बच्चों, स्टिमुलेट करता है। अब ये कैल्शियम कहाँ से निकलता है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक। ये बच्चों कॉर्टिकल रिएक्शन का कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स क्या है, सेकेंड स्टेप है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लो ब्लॉक, स्लो ब्लॉक। और फास्ट ब्लॉक क्या होता है वो हमने देख लिया। अब देखिए एक्टिवेशन ऑफ एग। अब जब सेल्स के अंदर जो हेड है स्पर्म का वो एंटर कर जाता है बच्चों साइटोप्लाज्म में, हेड इंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म, हेड्स इंटर्स इनटू द साइटोप्लाज्म, इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक। तो ये क्या करता है, कैल्शियम चैनल, कैल्शियम आयन रिलीज कराता है बच्चों, किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। और ये क्या करते हैं, दो चीजें कराते हैं, एक कॉर्टिकल रिएक्शन कराते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन कराते हैं, दूसरा बच्चों एक्टिवेशन ऑफ एग कराते हैं, एक्टिवेशन ऑफ एग। अब एक्टिवेशन ऑफ एग क्या होता है, जो मियोसिस सेकेंड मियोटिक डिवीजन है बच्चों, उसको क्या करते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। तो सेकेंड मियोटिक एक्टिवेशन में क्या होता है, सेकेंड पोलर बॉडी बनती है बच्चों, सेकेंड पोलर बॉडी बनती है, और फीमेल का प्रो न्यूक्लियस बनता है, फीमेल प्रो न्यूक्लियस बनता है, न्यूक्लियस बनता है बच्चों, जो कि 23+X होता है, ठीक। तो ये होता है एक्टिवेशन ऑफ सेल। दीज रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ बिगेस्ट फीमेल प्रो न्यूक्लियस एंड स्मॉलर सेकेंड पोलर बॉडी। ये 23+X होता है बच्चों, ठीक। तो एक्टिवेशन ऑफ सेल्स हम इसको कहते हैं, और इसको कौन फैसिलिटेट करता है, कैल्शियम आयन का रिलीज। फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों, जिसमें ओवम क्या करता है, फ्यूज करता है, और ये सेकेंड पोलर बॉडी बाहर निकल जाती है जो कि डिजनरेट हो जाती है, फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ठीक। तो इस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है बच्चों। फॉर्मेशन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस हमने देखा ही था, फ्यूजन ऑफ प्रोन्यूक्लियस या सिनगैमी। प्रोन्यूक्लियस मतलब फीमेल जो प्रोन्यूक्लियस था और जो मेल प्रोन्यूक्लियस था बच्चों, वो क्या करते हैं, आपस में क्या करते हैं, कंबाइन कर जाते हैं। फीमेल प्रोन्यूक्लियस जो सेकेंड पोलर बॉडी के अलावा जो बिगेस्ट प्रोन्यूक्लियस फॉर्म हो रहा था उसको हम फीमेल प्रोन्यूक्लियस कहते हैं, और मेल प्रोन्यूक्लियस जो हेड होता है बच्चों, ठीक। और सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द पैटर्न ऑफ सेक्स क्रोमोसोम सप्लाइड बाय द स्पर्मेटोजोआ। तो जैसा कि ये कह रहा है कि जो सेक्स होता है बच्चों फीटस का, वो कौन डिटरमाइन करता है, मेल डिटरमाइन करता है, फीमेल कभी डिटरमाइन नहीं करती है, ठीक। तो यहाँ पर बच्चों फर्टिलाइजेशन खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसमें मेन 2-3-4 चीजें हैं, आप याद रखिएगा। सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन होता है, स्पर्म क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ट्रांसपोर्ट होगा। दूसरा कैपेसिटेशन होगा, फिर क्रोमोसोमल रिएक्शन होगा, फिर फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, फिर उसके बाद एक्टिवेशन ऑफ सेल होगा। उसके पहले कॉर्टिकल रिएक्शंस होते हैं, फिर फ्यूजन ऑफ क्या होगा, मेल एंड फीमेल गेमेट होता है, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तब तक के लिए अब आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट दें। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।